ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम ले रहे हैं केतु का द्वादश भाव यानी 12वें भाव में अगर केतु बैठ जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है और इसका कुंडली में किस प्रकार से विचार करना चाहिए। मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूं कि यह अकेले केतु के 12वें भाव में बैठने का फल है और केतु जिस स्थान पर बैठता है वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पर स्थान पर डालता है। यानी अपने जहां बैठा है वहां से 5वीं स्थान पर दृष्टि डाले, 5वें घर पर, 7वें घर पर और 9वें घर पर दृष्टि डालता है। इस बात को हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। अब 12वें भाव में केतु बैठ जाए तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या क्या विशेषताएं लाता है, इस विषय में आज हम केतु के 12वें भाव में बैठने का आपके सम्मुख जरा सा विवरण देंगे। तो सबसे पहले तो जब केतु अगर 12वें घर में बैठा है तो आदमी धूर्त होता है। जिसे लंपट कहते हैं। आप एक वर्ड होता है धूर्त और लंपट, मतलब अपने हिसाब से चलने वाला आदमी। ये केतु का 12वें घर में बैठने का प्रभाव ज्योतिष में देखा गया है। जो उसको जो है गलत आदतों में डाल देता है और जो है और कर्जदार भी बना देता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत बाधाओं की पूजा करने वाला होता है, जिसका केतु 12वें भाव में बैठा हो। और ऐसा व्यक्ति जो पैतृक संपत्ति है, पिता की जो संपत्ति है, उसको बेच के खाने में ज्यादा आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। बोला बाप ने जोड़ रखा, कोई बात नहीं, मैंने थोड़ी जोड़ रखा, खाओ पियो मौज लो। तो ऐसे व्यक्ति को यह दिखा गया कि यह पैतृक संपत्ति का भी नाश कर देता है। और अगर ये ऐसा व्यक्ति जिसका 12वें स्थान में केतु हो, वो लव करने की कोशिश करे तो उसे लव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां उसको मार ही पड़ेगी। अगर वो सफल हो भी जाएगा तो बाद में पति पत्नी के बीच में प्रेम रहेगा नहीं। वह हमेशा एक दूसरे को शक की निगाहों से ही देखेंगे। ये भी ज्योतिष विद्या में केतु के 12वें भाव में बैठने का फल देखा गया है। तो लव तो उनको करना ही नहीं चाहिए जिनके 12वें स्थान में केतु हो, और ग्रहों के साथ में नहीं। अगर खाली केतु 12वें स्थान में बैठे तो ऐसे व्यक्ति को लव की ओर नहीं जाना चाहिए, यानी प्रेम विवाह की ओर नहीं जाना चाहिए। जो माँ बाप करे वो अलग बात है। और ऐसे व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, वो एक अच्छा पुजारी, एक अच्छा सन्यासी, एक अच्छा योगी बन सकता है। ये उसके अंदर में एक विशेष क्वालिटी होती है, यानी योग्यता होती है। क्योंकि जिसके 12वें घर में केतु होता है वो इन मोह माया के चक्कर से भी दूर रहता है। हालांकि मैंने पीछे वीडियो भी आप लोगों को दी थी कि महात्मा साधु बनने के क्या योग होते हैं, तो उसमें से एक योग ये भी मान लेना कि जिसके 12वें घर में केतु बैठा हो अकेला, ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में या आधी उम्र के बाद बोलेगा यार छोड़ो, क्या रखा है इस दुनियादारी में, चलो महात्मा बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, या किसी मंदिर में बैठ के अपना भजन करो। तो इस प्रकार का ऐसा व्यक्ति जिसके 12वें भाव में केतु बैठा हो, ये समझना चाहिए। और 5वीं दृष्टि जो चौथे घर पर पड़ती है, इसके कारण जो माता होती है उसकी जो है बहुत पूजा पाठ करने वाली होती है। ऐसे जो केतु जिसके 12वें घर में बैठा हो, उसकी जो माँ होगी वो पूजा पाठ भक्ति वाली बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसी का असर तो उस पर ज्यादा, तभी तो वो भी संन्यास की ओर भागता है। ये भी आपको साथ में समझ कर, क्योंकि वो संन्यास की ओर क्यों भाग रहा है, क्योंकि वो अपने माता को
इस प्रकार पूजा करते हुए देखता है तो उसकी माँ बड़ी भक्त किस्म की स्त्री होती है। और बाय द वे ऐसा नहीं है तो उस व्यक्ति की जन्म पत्री गलत है, या तो बनाने वाले ने गलत बनाई या उसकी जन्म पत्री ही गलत है, अन्यथा ये बिल्कुल सत्य ज्योतिष के आधार पर मैं आप लोगों के सम्मुख ये बात को बतला रहा हूं। और जो माता का स्वभाव है वो पुत्र के प्रति ठीक रहता है, चाहे बेटा कैसा भी हो। वो कहते हैं ना, कुपुत्रो जायते, माता कभी कुमाता नहीं होती है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता कभी नहीं होती है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के माता का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता है, उनको शरीर में परेशानियां बनी रहती हैं। लेकिन आदमी जो केतु 12वें भाव का है वो कोशिश तो ये करता है कि मेरी तरफ से माता को सुख प्राप्त हो, लेकिन वो चाहते हुए भी माता को सुख दे नहीं पाता है। ये भी एक ज्योतिष की सत्यता है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति के 12वें भाव में केतु होता है उसकी माता उस बच्चे के साथ प्रेम बहुत करती है, उसे अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है। हालांकि प्यारा तो सभी माताओं को लगता है, पर वो अपने ऐसी केतु वाले जिसके 12वें घर में उस बच्चे के साथ माता का विशेष लगाव होता है और वो माता की बात को भी मानता है। जैसा माता ने कहा उस प्रकार से वो कार्य करेगा। और 7वीं दृष्टि जब छठे घर में पड़ती है तो इसका जो संबंध है वो या तो बदमाशों के साथ या क्रिमिनलों के साथ, और या जो है ये संत महात्मा लोग होते हैं, इन लोगों के साथ में ज्यादा संपर्क रहता है। तो ये भी ज्योतिष में 12वें भाव में केतु का गुण देखे गए हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है बड़े बड़े नेताओं के साथ में अपना संपर्क बना के रखता है, विदेशों में भी बड़े बड़े लोगों के साथ अपना संपर्क बना के रखता है। यह इसके अंदर में एक विशेष क्वालिटी है। ये 12वें घर के केतु का विवरण मैं आपको बतला रहा हूं और इस बात में कोई असत्यता नहीं है, बिल्कुल ये सत्य बात है। और 12वें भाव का केतु मनुष्य के जीवन में अस्थिरता लाता है, स्थिरता नहीं लाता है, अस्थिरता रहता है। क्यों? भटकता रहता है। वो बड़े बड़े नेताओं से मिलेगा, ये करेगा, मतलब उसको घर में चैन मिलेगा ही नहीं जी। जब तक वो बड़े बड़े लोगों से मिलेगा नहीं, 2-4 बार फौंस नहीं मारेगा, तब तक उसको जो है आनंद नहीं आएगा। ये 12वें घर के केतु का प्रभाव देखा जाता है। अच्छा, ऐसे व्यक्तियों में एक विशेषता, ये विदेशों में तो जाते हैं लेकिन ये वहां ऐसा कोई कार्य कर देंगे जिसके कारण जो है वहां पर इनको जेल हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका 12वें स्थान में केतु हो, अगर ये विदेश में जाए तो इन्हें बड़े सावधानी के साथ वहां रहना चाहिए, क्योंकि इनके जेल में जाने का ज्यादा डर रहता है। और 12वें भाव वाले जो केतु के व्यक्ति होते हैं, इनको जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। विदेश चला गया तो अपने आप को बड़ा फिरने का बन गया जी, मैं तो विदेश जाके आ गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, तो या किसी अच्छे संत के साथ या किसी पॉलिटिकल लेवल के साथ मैं उसके मिलना जुलना हो तो वो ये ना समझ ले कि मैं ही स्वयं नेता बन गया हूँ। अगर कोई जाके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिल लेगा तो कल को यही सोचने लगे मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, तो वो उसका सोचना गलत है। और ऐसा सोचता है जिसके 12वें भाव में केतु होता है, वो जिससे मिलेगा वो बस सोचेगा बस मैं ही हूं जो कुछ हूं, ये कुछ नहीं है। ये ज्योतिष कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, इसको ज्योतिष कहता है ऐसी बातों को। और अपने जीवन काल के अंदर में वह हमेशा मूर्खतापूर्ण कार्य ही करता रहता है। अच्छे कार्य तो उसने करने नहीं है, सारे मूर्खता वाले कार्य करेगा। और जिसके कारण क्या होता है कि वो बर्बाद होने के कगार में पहुंच जाता है
और वो जीवन में जो है सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है, बर्बाद हो जाता है। वो ना नेता ही बन पाता है, ना अभिनेता ही बन पाता है। खाली एक आओ नेताजी सब बोल देंगे, लेकिन वो संपूर्ण नेताजी नहीं बन पाता है। और खाली ऊपर ऊपर से लोग उसको कहते हैं ना, झाड़ पे चढ़ा दिया, तो झाड़ पे चढ़ा देते हैं और बेचारे को फिर जब वो गिरता है तो उसे नीचे चोट ही लगेगी। तो इस प्रकार का 12वें भाव के केतु का फल हमें समझना चाहिए। और 9वीं दृष्टि जब उसके 8वें घर में पड़ती है तो गुप्त शत्रु जो होते हैं उसके बहुत ज्यादा बन जाते हैं। सामने कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पीठ पीछे उसकी जो है जड़ों को काटना शुरू कर देंगे। और ऐसे व्यक्तियों की जो मृत्यु भी होती है ना, वो एक प्रकार से इसको बोलते हैं ना आप, अकाल मृत्यु। भाई अभी तो इसकी उम्र बहुत थी यार, तो जल्दी मर गया। तो ऐसे व्यक्ति जो है कि जो मृत्यु भी होती है वो भी अकाल मृत्यु होती है, कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु होती है तो पता नहीं होता है कि कैसे मृत्यु हो गई। जैसे बाहर जा रहा हो, ऊपर से आकाश से बिजली गिर जाए, उसके ऊपर में मर जाएगा। ट्रेन में जा रहा है, दुर्घटना हो जाएगी। हवाई जहाज क्रैश हो गया। तो इस प्रकार के व्यक्तियों का जो है मृत्यु जो है अकाल मृत्यु कहा जाता है इसको। तो ये सब अपने पूर्व जन्म के कर्मों को लेके पैदा हुए होते हैं, तभी इस तरह से घटनाएं उसके जीवन में आती हैं। इस बात को भी हमें समझना चाहिए। यही ज्योतिष का ज्ञान है। आम आदमी तो ज्योतिष को एक मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं, कहते हैं मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके पर गुजरती है वही उसकी चाल को समझ पाता है। कहते हैं ना, बिना डंडे मारे ही व्यक्ति जमीन पे लेट जाता है, यही ग्रहों का खेल है। और इसे समझना भी चाहिए। इसलिए हमेशा जो है इन ग्रहों को जो है नमस्कार करना चाहिए जिंदगी में आके। इनसे ये आदमी को जमीन से आकाश तक पहुंचा सकते हैं और आकाश से जमीन पर पटक सकते हैं। इनमें इतनी पावर होती है ग्रहों के अंदर में। अब इस बात को कोई माने या मत माने, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो केवल ज्योतिष संबंधी ज्ञान ही बता सकता हूं आपको। हम तो कहते हैं कि ज्योतिष को समझो, ये इतना विशाल विज्ञान है, इसको समझो। अगर इसको विज्ञान को आप समझोगे, आपको दुनिया में किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने जीवन में किसी दोस्त की नहीं, किसी फ्रेंड की नहीं, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप अपने में स्वयं इतने विशाल ज्ञान का भंडार बन जाएंगे, आप बोलेंगे कि वास्तव में ये सृष्टि इतनी बड़ी चीज है। हम तो इसको कुछ ऐसे ही समझ रहे थे, चलते फिरते समझ रहे थे। तो ये है महाराज ज्योतिष का खेल। इसको बोलते हैं ज्योतिष के रहस्य। ज्योतिष के रहस्य इन्हीं को कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के कारण कभी कभी उनको अपना स्वप्न में पिछला पुनर्जन्म भी याद आ जाता है। स्वप्न में आता पर, और उसके दिमाग में वो बातें आ जाती जो उसने पिछले जन्म में की है। ऐसा भी 12वें भाव के केतु का व्यक्ति की कुंडली में देखा गया है। और क्या शुभ होने वाला और क्या अशुभ होने वाला है, इसका भी ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही एहसास हो जाएगा। आपने सोचा भी होगा कि कई बार आपने देखा, कई लोग यात्रा वगैरह में जाते हैं और मन में ऐसे ख्याल आते हैं, यार हम तो जा रहे हैं, यार हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, हम जा रहे हैं यार हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। उनके दिमाग में एक ऐसी धारणा बनी रहती है। तो ये जो धारणा बनी रहती है, इसका मेन जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि उसे अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का स्मरण मन में आ जाता है। अब भगवान ने जिसमें पृथ्वी पर मनुष्य को भेजा तो उसकी सारी श्रवण शक्ति को हर लिया है, तब उसे पृथ्वी भेजा जाता है। लाखों में एकाध कोई ऐसा दिव्य पुरुष हो जिसे अपना पुनर्जन्म याद हो, अन्यथा आदमी जब जन्म लेता है तो अपना पिछला जन्म हुआ है भूल जाता है।
तो ये 12वें भाव के केतु का बड़ा गूढ़ रहस्य मैंने आपको अपनी वाणी के द्वारा समझाया है और आशा करता हूँ आपको अच्छी भी लगी होगी। और मैं पहले भी इस बात को बोल रहा था, मैं ये कोई मुंह से, कई लोग बोलते हैं, पंडित लोग हैं मुंह से बना के मन गढ़ंत कहानियाँ कह देते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर आपको जब ज्ञान ही नहीं है तो उसके बारे में फिर आप तो ऐसी ही बात करेंगे, क्योंकि किसी ज़माने में ये कहा करते थे कि एक ऐसा टाइम आएगा कि आदमी कहीं बैठा होकर कहीं बात कर लेगा, तो वो आज आपके सामने मोबाइल के थ्रू हम लोग कर ही लेते हैं। कभी आपने ये भी सुना था कि आदमी आकाश में उड़ेगा, तो आज चाहे आदमी खुद ना उड़ रहा हो तो हवाई जहाज के थ्रू आकाश में उड़ ही रहा है। तो इसी प्रकार से ये ज्योतिष भी तभी बनाया गया था जिसमें सृष्टि में मानव का जीवन आया है, और उस जीवन में उसके साथ क्या क्या घटनाएं होंगी, किस प्रकार की घटनाएं होंगी, इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही ज्योतिष शास्त्र का व्याख्या करके भोजपत्रों पर लिख दिया था, जिसे बाद में कुछ लोगों ने धीरे धीरे अच्छे ढंग से विस्तार से उसका विवरण किया। और आज भी लोग कई विषयों में इसमें रिसर्च ही कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने अपनी तरफ से इसमें बनाया है उससे बाहर व्यक्ति जाना भी चाहे तो जा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने इसमें संपूर्ण ज्ञान भरा पड़ा है, बशर्ते कि आपकी बुद्धि उसमें कितना काम करती है। ये सबसे बड़ी चीज़ समझने की बात है। तो खैर, बातें करते रहेंगे, वीडियो में तो बहुत लंबी हो जाती है, पर कभी कभी बातें करना भी अनिवार्य है। और इस जीवन में आके अगर हम आए हैं तो हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि लोगों को कुछ ज्ञान तो दे के ही जाना चाहिए। और मर गए तो फिर क्या फ़ायदा, बोला आदमी को ज्ञान तो था, उसने किसी को बताया नहीं और मर गया, तो वो काम भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरे पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान है मैं आप लोगों के सम्मुख रख देता हूँ। बाकी तो भारतवर्ष महान है ही, इसमें कोई दो राह नहीं है। धन्यवाद।